हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज के कि हम लोग खुद सोचते हैं कि व्हाट अ माइंड बॉगलिंग केस इट वाज। दुबई में ले जाके पता नहीं उसने कैसे एंटाइज किया, क्या किया उसको। उसने कहा कि भाई एक शेख के साथ बस एक रात ही तो बितानी है। अब उसके सामने ला के 10 लाख रुपए रख दिए। पढ़ने के लिए गया यूएस में, वहाँ पे अपने चाचा चाची के यहाँ रहा। ये भाई साहब जो है क्या करते हैं कि इनका अपनी चाची के साथ ही अफेयर हो जाता है कि आई प्रोवाइड सर्विसेज टू कपल, एनी कपल्स वांट टू हैव किंग फन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। पोटा पार्टीज में भी गई। पोटा पार्टीज क्या होती हैं? फिल्दी पार्टीज होती हैं दुबई में, गंदी पार्टीज। मैं तो उसको कैमरे बोल भी नहीं सकता, इतनी फिल्दी पार्टीज होती हैं। इतने केसेस हमारे पास फीमेल्स के आते हैं आज की डेट में अपने हस्बैंड्स को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, उतने ही हस्बैंड्स आते हैं अपनी वाइफ्स को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए। देन अभी 2025 में मुझे बेस्ट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया 2025 का अवार्ड मिला है। हाँ जी, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, ओनली चर्चा नो खर्चा के। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं नमन जैन जी, जो कि एक डिटेक्टिव हैं, बहुत ही मशहूर, और 28 साल से इस बिज़नेस में हैं। वेलकम सर। सर मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे कैसे केसेस आपके पास आ रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है आपके हिसाब से। एक्चुअली में क्या है कि लाइफ ना कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में स्पेशली बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। लोग क्या है कि लोग चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, गलत चीज़ों में, बिकॉज वो चीज़ें उनको इंटाइस करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, बट उनको ये नहीं पता होता है किस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में वो एंटर करने वाले हैं। ठीक है, सो अच्छा, और इतने तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के केसेस आते हैं। इफ़ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस विद यू, आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज केसेस विद यू इन पॉडकास्ट। मैं बताऊंगा कि किस किस तरह कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के केसेस होते हैं जो दुनिया की इमेजिनेशन के ही परे हैं। लोग ये सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है, लेकिन हम डिटेक्टिव्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के केसेस हम लोग हैंडल करते हैं, तो हमारे पास आते हैं, हमें पता होता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। आम आदमी के लिए बिल्कुल नई चीज़ें होंगी, राइट। सो जैसे मैं एक केस बताता हूँ आपको, छोटा वियर्ड सा केस है, अलग सा केस है। इसमें क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स का एक पर्सन हमारे पास आए। वो कहते हैं कि भाई मुंबई से पर्सन थे और कॉस्मोपॉलिटन सिटी अगेन। उनकी एक गर्लफ्रेंड है, डिस्पाइट ऑफ इट दैट ही इज़ मैरिड। अच्छा, ठीक है, हाँ। ओके। उन मैरिज हो रखी है उनकी। मैरिज जो है, उनके एक बच्चा भी है उस मैरिज से। उनकी अपनी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जो कई सालों से गर्लफ्रेंड है, वो उससे शादी करना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, और उनके जो इन लॉज हैं, ठीक है, उनको भी ये पता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि वो अपने वाइफ के साथ ही रहें। उनको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिलेशनशिप चला लो, लेकिन वाइफ के साथ ही रहो। लेकिन उनके इन लॉज को ये नहीं मालूम कि उनकी वाइफ का अफेयर किसी एक और थर्ड पर्सन के साथ चल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब लड़की का भी चल रहा है, लड़के का भी चल रहा है। हाँ हाँ, और वाइफ का फिर जिस थर्ड पर्सन के पास चल रहा है। अब ये हमारे पास आते हैं ये पता कराने के लिए कि उस आदमी का बैकग्राउंड चेक कर दो जिसके साथ मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, बिकॉज वो 2 साल से मेरी वाइफ को, ठीक है, ये बोले जा रहा है मैं तेरे शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगा, और शादी नहीं करता है। ठीक है, उसका जो है रहता अकेले है मुंबई सिटी में। उसके पेरेंट्स पता नहीं किस सिटी में रहते हैं। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी कहीं और मैरिड ना हो, या उससे कहीं और कोई बच्चा ना हो वहाँ से, और इस वजह से मेरी वाइफ को टाले जा रहा है कि मैं तेरे शादी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि इससे मतलब लाइक उसका बैकग्राउंड चेक कराने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कहता है जी अगर वो मेरी वाइफ से शादी करेगा, ठीक है, तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी शादी कर पाऊंगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब हस्बैंड वाइफ है, दोनों का चक्कर चल रहा है। हस्बैंड ये चेक करवा रहा है कि मेरी वाइफ से उसका बॉयफ्रेंड शादी क्यों नहीं कर रहा, ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकूं। यस एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितने कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं, लोग अपने आप को कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डाल लेते हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया, ऐसे कितने ही सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का जैसे एग्जांपल और देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है कि पर्सन हमारे पास आया, ठीक है, उसका जो है एक लेडी के साथ अफेयर है। मैं बता रहा हूँ इंतहा, लोग ये सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है। एक लेडी का उसका अफेयर है, उसके जो है बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है जिसका तो अफेयर है। ये पर्सन, ये इसके लेडी के 2 बच्चे हैं, ठीक है। वो कहता है कि जो एक बच्चा है पहले वाला वो तो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, और दूसरा वाला जो बच्चा वो मेरा है, ठीक है, बायोलॉजिकल किड। और ये बात कि वो मेरा बच्चा है, ये उसके हस्बैंड को ही मालूम है और उसके इन लॉज को ही मालूम है। और मैं उनके घर में जब जाता हूँ उनके घर में ही रुकता हूँ, ठीक है, ऑन दे आर, और उन सबको एक्सेप्टेबल है ये रिलेशनशिप। और अब उसका कंटेंशन क्या है? कंटेंशन ये है कि जो ये अच्छा मैं सेपरेटली मैरिड भी हूँ, मेरी अलग से शादी भी हो रखी है, और उन्हें पता है कि ये इधर भी चल रहा है सब। उसको, उसकी वाइफ को नहीं पता, लेकिन इसके हस्बैंड को और इसके इन लॉज को सब कुछ पता है।
ठीक है। लेकिन अब उसका कंटेंशन क्या है? कंटेंशन ये है कि ये लेडी एक उसमें काम करती है, ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में ये इससे रोज़ जब ऑफिस में जाती थी, आते हुए हर टाइम इससे फ़ोन पे बात करते हुए जाती थी, फ़ोन पे बात करते हुए आती थी। जब भी इसको टाइम मिलता था फ़ोन पे बात करती थी, इसके लिए बड़ी केयरिंग थी, हर चीज़ का इसके ध्यान रखती थी। अब अचानक से उसका फ़ोन 5 घंटे के लिए बंद हो जाता है। जाती है तो फ़ोन पे बात नहीं करती है, आती है तो फ़ोन पे बात नहीं करती है। ठीक है, अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वो केयरिंग नहीं रही जितनी केयरिंग पहले हुआ करती थी। तो उसका रीज़न था कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न है इसकी, उसे एकदम से चेंज बिहेवियर है। जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी तो हमें पता चला दैट शी इज़ ओपनिंग ए स्टार्टअप। और स्टार्टअप जो है वो अपने इसको नहीं बताया कि मैं स्टार्टअप खोल रही हूँ, और इसके लिए इसने एक इन्वेस्टर को ढूंढा। जो इन्वेस्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 साल की एज का है, और ये लेडी होगी 35-36 साल की एज की। वो 55 साल का इन्वेस्टर है। उसके साथ इसने अफेयर कर लिया कि वो इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, और वो इन्वेस्टर के साथ पूरे टाइम घूमती है। ये क्या हो रहा है सर दुनिया में? कैसी कैसी चीज़ें आप बता रहे हो? तो एग्जैक्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ, रिलेशनशिप्स कितने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी इज़ डिग्रेडिंग। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कि हम लोग खुद सोचते हैं कि व्हाट अ माइंड बॉगलिंग केस इट वाज, कि ऐसा भी कैसे हो सकता है इस दुनिया में। ये वो वाली बात हो गई, ये बड़ी बड़े शहर, बड़ी बड़ी बातें। तो ये मतलब जो एक आप बता रहे हो जैसे मुंबई का जो आप केस था, ऐसे कोई केसेस आपको लोकल उसमें भी आते हैं कि कोई नॉर्मल घर से अपना है ना, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, या आपको पता चलती हो कि कोई हाउसवाइफ है या कोई वर्किंग वुमेन है, उनके साथ कुछ ऐसा हो, जनरली कोई ऐसा कुछ केस भी आते हैं? क्यों नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। सारे केसेस उन्हीं से पर्टेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आप एक बात सोचो कि चाहे वर्किंग वुमन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, ठीक है, हर कोई ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता कि अपने कैरेक्टर को स्ट्रांगली मैनेज कर पाए। तो एक्सप्लॉइट कर पाना हाउसवाइफ्स को वर्किंग वुमेन से ज़्यादा इजी होता है। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, क्योंकि हाउसवाइफ्स ने ना दुनिया नहीं देखी होती। वर्किंग वुमेन होती हैं तो सोसाइटी में जाके दे लिव इन द सोसाइटी। ठीक है, उनको क्या होता है कि उनको पता है कि आदमी कैसे होते हैं, किस तरीके से आदमी आपसे बिहेव करते हैं, कितने फ्लर्टेशियस होते हैं, किस तरीके से आपको अपनी तरफ एंटाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको कहाँ पर अपनी लाइन को ड्रॉ करना है, कितने मजाक को एक्सेप्ट करना है, कितने मजाक को एक्सेप्ट नहीं करना है। हाउस वाइफ जो होती है ना, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है डेवलप, बिकॉज उन्हें बाहर की दुनिया पूरी देखी नहीं होती। उनको ये नहीं पता होता कि कौन आपसे कैसे बिहेव करे, तो किस एक्सटेंट तक उसको अलाउ करना है, किस एक्सटेंट तक उसको अलाउ नहीं करना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस वाइफ बहुत इंटेलिजेंट भी होती हैं। ठीक है, तो मेरे को कोई गलत तरीके से ना ले। ठीक है, लेकिन मैंने रेशियो में मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये देखा है। अच्छा, एक और भी एनालिसिस है, जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके पास इंडल्जिंग इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बिकॉज वो वर्क करने जाती हैं, 10 लोगों से मिलती हैं, कस्टमर से मिलती हैं, अपने सप्लायर से मिलती हैं, अपने ऑफिस से कलीग से मिलती हैं। ठीक है, तो पार्टीज़ में जाती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आर मोर। हाउसवाइफ्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लेस, बट दे आर मोर वनरेबल टू गेट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कोई एक हैंडसम सा लड़का उनके पड़ोस में आकर रहना शुरू कर देता है, कोई टेनेंट बन के आ जाता है, कोई वो जिम में जाती है तो जिम के इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर होता है, जुम्बा में जाती है जुम्बा इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना बड़ी कॉमनली हमारे सामने आती हैं। राइट, सो एंड क्या होता है, ये लोग एंटाइज कैसे करते हैं, मीठी मीठी बातें करके। ठीक है, आपसे इतनी अच्छी बातें करेंगे जिसमें आपको अच्छा, और आपकी दुखती रग पे हाथ रखेंगे। ठीक है, आपसे बात करेंगे जिस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम है ना, आपको अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है तो आपकी मदर इन लॉ के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे। आपको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो आपके हस्बैंड के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे। आपको अपनी सिस्टर इन लॉ से प्रॉब्लम तो उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, और आपको नहीं दिखाएंगे हाउ मच डू दे केयर अबाउट यू। आपने खाना खाया या नहीं, आपने लंच किया या नहीं, आपने डिनर किया या नहीं किया। ठीक है, ओ आप तो इतना सारा काम करते हो पूरे दिन में, माय गॉड अगर आप मेरे साथ होते तो मैं तो आपसे कभी इतना काम ना कराता। ठीक है, इस तरीके से ना एक वुमेन की साइकोलॉजी को, उनको लगता है कि मेरे को कितना बड़ा एक केयरिंग पार्टनर मिल गया जो मेरी इतनी केयर करता है, मेरी इतनी परवाह करता है। उनको ये नहीं पता होता है कि ये परवाह नकली है, फेक है। दे आर जस्ट शोइंग इट टू यू बिकॉज दे वॉन्ट सेक्शुअल फेवर्स फ्रॉम यू, और समटाइम्स दे इवन आस्क मनी फ्रॉम यू। ठीक है, सो एंड जो वर्किंग वुमेन है उनके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि वर्किंग वुमेन के साथ जब वो ऑफिस में जाती हैं अपने, तो वहाँ पे घर में क्या होता है, आपको घर में एक लिमिटेड टाइम मिलता है जाने के लिए। 12 घंटे की तो आजकल जॉब्स हो गई हैं, 10 से 12 घंटे की तो जॉब्स हो गई हैं आपकी। आप घर जाते हो, खाना वाना बनाते हो, ध्यान रखते हो घर का। ठीक है, और फिर आपका टाइम का थक हार के सो जाते हो। आपकी अपने हस्बैंड का इंटरेक्शन ही नहीं इतनी हो पाती। ठीक है, और हस्बैंड अपना अलग काम करके आ रहा है, वो थका हुआ है कॉर्पोरेट कल्चर में।
तो क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन योर जॉब फॉर 10 to 12 आवर्स इन अ डे, उसमें जो मेल कलीग्स हैं आपके, ठीक है, मेल कलीग्स आपके स्मार्ट भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, हैंडसम भी होते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करते हैं, आप अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ को उनका शेयर भी करते हो, हंसी मजाक भी उनके साथ करते हो। तो बेसिकली एक दुख सुख शेयर करना जो होता है ना, वो आपको उनके साथ बढ़ता चले जाता है। अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ परसेंटेज ऑफ पीपल, ठीक है। सो उनका दुख सुख उनके साथ बढ़ता चला जाता है, सुनना और वो करना। अब क्या होता है कि ऐसे में उनका इमोशनल डिपेंडेंस धीरे धीरे अपने मेल कलीग्स की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड देन यू नो अगेन इट रिजल्ट्स इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड हस्बैंड से क्योंकि टाइम ही नहीं है हस्बैंड के साथ रहने का, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ से फिर डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, राइट। जैसे अभी हमने एक केस किया, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वर्किंग लेडी, ठीक है। ये वर्किंग लेडी है, इनका क्या है कि इनका एक पर्सन के साथ अफेयर हो गया जो इनके ऑफिस में कलीग है। ये इनकी खुद भी मैरिज हो रखी है। जो कलीग है जिसके साथ इनका अफेयर है, उसकी वाइफ को पता चल गया। वाइफ ने अपने हस्बैंड के फ़ोन से चैट्स निकाल ली सारी इन दोनों के बीच के अफेयर की। अब वो इनको ब्लैकमेल करी, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगी, ओके। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि यू नो पीपल फॉल इनटू कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अगेन। और अलायंसेस जो हैं, वर्क प्लेस पे अलायंसेस होना और हाउस वाइफ के अलायंसेस होना इज़ वेरी कॉमन। तो इसका क्या सल्यूशन क्या है, मतलब आपके हिसाब से? क्योंकि लोग जनरली, जो औरतें भी हैं वो जाएंगी काम पे, तो जाएंगी, है ना, वहाँ पे उनको लड़के भी मिलेंगे, वही स्मार्ट इंटेलिजेंट सब तरह के मिलेंगे। तो कमी कहाँ आ रही है, मतलब इनको कैसे आपके हिसाब से इनको मैनेज करना चाहिए चीज़ें? पता है, जो ना वीक माइंडेड लेडीज़ होती है ना, जो स्ट्रांग नहीं होती, जिनको देखो आपकी लाइफ में ना आपको एंटाइसमेंट कहीं से मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती हैं, आदमियों के पास भी आती हैं और गर्ल्स के पास भी आती हैं, ठीक है। सो और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ को लोग डिनाई नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग होते हैं जो कैरेक्टर से स्ट्रांग होते हैं, अगर उनकी तरफ कोई फीमेल फॉल कर रही होती है या किसी फीमेल की तरफ कोई आदमी ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, तो शी नो उसकी दिस इज़ द लाइन आई वुड नॉट क्रॉस, ठीक है। आई एम लॉयल टू माई वाइफ, ठीक है, आई एम लॉयल टू माई फैमिली, ठीक है, आई वुड नॉट क्रॉस दिस लाइन। मेरे अंदर हज़ार ऐप हो सकते हैं, मैं फ्रेंड्स के साथ घूम सकता हूँ, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट क्रॉस माई लाइन इन माई कैरेक्टर, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीक माइंडेड होते हैं, जो ना इमोशनली जल्दी बह जाते हैं, ठीक है। मे बी यू नो वो इमोशनल शायद बचपन से ही होते हैं, या उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, या उनके अंदर ये होता है कि हाँ यू नो आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम माई ओन स्पाउस और पार्टनर, और मुझे सामने वाला ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, मेरी कम्युनिकेशन बिल्कुल वीक हो गई है, सेक्शुअल लाइफ मेरी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है फैमिली में, मेरे को हर टाइम टॉन्ट किया जाता है घर पे, मेरे को वो किया जाता है, सप्रेस किया जाता है घर पे, देन I am falling into a relationship with a person who is giving me all the emotional support, all the social support. तो कई बार enticement में उसमें you know बह जाते हैं। The only way to safeguard yourself, ठीक है, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में भी आ सकती हैं, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिसके साथ आज आप अपने को ड्रॉ करके लेके जा रहे हो, कल वो किसी और की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या आपको अपनी फैमिली को स्टेक पे लाना है, राइट? क्या आप रियल सेंस में ये चाहते हो कि भाई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लोग ना कैसे यूज़ करते हैं। अब वन पर्सन, आई गिव एन एग्जांपल, यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी अमेरिका में गया वो पढ़ने के लिए गया यूएस में, वहाँ पे अपने चाचा चाची के यहाँ रहा, ठीक है। ये भाई साहब जो हैं क्या करते हैं कि इनका अपनी चाची के साथ ही अफेयर हो जाता है। हाँ, ठीक, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। चाची के साथ ही अफेयर हो गया, चाची के साथ अफेयर होने के बाद इसने जो है रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। इसकी चाची ने अपने इसके चाचा से डिवोर्स ले लिया, उनको चाचा को मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है। हाँ, और इसने क्या किया कि इसने जो है उनसे अफेयर किए रखा और अपनी चाची से शादी कर ली बाद में, चाचा से डिवोर्स होने के बाद। चाची यूएस सिटीजन थी, यूएस की सिटीजनशिप मिल गई इसको, ठीक है। अब यूएस की सिटीजनशिप मिलने के बाद थोड़े टाइम बाद इसने अपनी चाची से डिवोर्स ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये तो यंग लड़का था, इसने कहा कि मैं इंडिया में दूसरी शादी करूंगा। इसने दूसरी शादी इंडिया में करी, ठीक है। इसको जो है इसने शादी कर ली, अच्छी खासी शादी हो गई, लड़की वहाँ पे चली गई, ठीक है। लड़की को जैसे ही सिटीजनशिप मिली उसने इसको डिवोर्स दे दिया, और उसका अफेयर, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसने हमसे कराई सेकंड वाइफ की, ठीक है। तो उसका अफेयर इंडिया में शुरू से चल रहा था, वो गई वहाँ पे सिटीजनशिप लेने थी,
लड़का भी शायद इसीलिए गया था। लड़का भी इसलिए गया था जैसे को तैसा मिल गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, द लाइफ। सर बहुत सारे ऐसे केस आपके पास आते होंगे 100%, है ना? कोई ऐसे केस भी आते हैं कि मतलब कोई ऐसा एग्जांपल हो जिसमें आपने भी सोचा हो कि यार इसका जो सच है वो इतना घिनौना है कि ये तो लोगों के सामने ना ही आए तो बढ़िया है, मतलब कोई ऐसे डर्टी केसेस भी आते हैं? तो बेसिकली ना डर्टीएस्ट ऑफ डर्टी केसेस जो होते हैं बड़े सारे होते हैं। आप किसी को डर्टीएस्ट डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वन ऑफ द डर्टी केसेस में से मैं आपको बताता हूँ जो मुझे याद है। लाइक ये वाइफ आई हमारे पास अपने हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करने। हस्बैंड कॉल सेंटर में जॉब करता था और हस्बैंड जो है वो लेकिन 15 दिन की छुट्टी पे रहता था। एक 15 दिन जाता ही नहीं था, 15 दिन जाता था। नाइट शिफ्ट थी और जब कॉल सेंटर में आता बड़ा सज धज के जाता था, बड़ा तैयार होके जाता था और आता था तो बड़े सारे गिफ्ट्स लेके आता था और पैसे भी बड़े लाता था। ठीक है, तो वो कहते हैं ये कॉल सेंटर में काम करता है, ये क्या करता है, ये कॉल सेंटर वाला तो सैलरी देता है महीने में। ठीक है, ये जो है ये करता क्या है, तो पैसे गिफ्ट्स भी लेके आ रहा है, पैसे भी लेके आ रहा है, सब कुछ करके आ रहा है। अब हमने जो है वो हमारे पास ये कहते हैं इसका अफेयर चल रहा है, मुझे लग रहा है इसकी बॉस वॉस के साथ इसका अफेयर होगा ज़रूर। ठीक है, वो इसको फेवर करती होगी या इसने कोई रिच लेडी वेडी का इसका अफेयर होगा जो उसको बड़े सारे गिफ्ट्स देती है। अब हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, उस लड़के को कई दिनों तक उसको फॉलो किया। तो फॉलो करके एक रात को सैटरडे की रात थी, आधे टाइम तो घर पे ही रहता था, जाता ही नहीं था कहीं पे। सैटरडे की रात थी, सैटरडे को एक 5 स्टार होटल में गया। 5 स्टार होटल में जाके वहाँ पे बार था, बार में बैठ गया। वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे, कपल बैठे हुए थे। ठीक है, तो हस्बैंड और जो वाइफ थे वो भी काफ़ी यंग थे एंड दे वर ऑल्सो वेरी मॉडर्न लुकिंग कपल। तो वहाँ पे जाकर उनके साथ बैठ गया। अब वहाँ पे जाके उनके साथ इसने ड्रिंक्स करनी शुरू कर दी, हंसी मजाक करने शुरू कर दिया दोनों के साथ। ठीक है, सो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑब्जर्व किया कि बार बार जो है ना, जो उसकी वाइफ है कभी उसे कंधे पे ऐसे टच कर रही है, ऐसे मार रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ऐसे लगा जैसे वाइफ इज़ गेटिंग फ्लर्टेशियस विद दिस बॉय। हमने जो ना इसको माइंड भी नहीं किया इस चीज़ को। हमने कहा चलो ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स हो आपस में, कॉलेज के फ्रेंड्स हो, कुछ हो। अब थोड़े टाइम बाद वो जो है उस कपल के साथ उनके रूम में चला गया, दोनों के साथ? हाँ, दोनों उसी होटल के रूम में चला गया। ओके। ठीक है, अब हमने उसके जो है वीडियोस बना लिए। हमारी एक टीम उसके साथ लिफ्ट में चली गई जब वो तीनों जा रहे थे देखने के लिए, तो एक उसके साथ ही लिफ्ट में घुस गए। तो वो गया ऊपर होटल में जाके एक रूम में वो दोनों गए। उसके बाद वो अंदर चेक इन कर गया। अब हम उसका वेट करे जा रहे हैं। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे बाद वो लड़का बाहर निकल रहा है तैयार होके और अंदर से वही गिफ्ट्स विफ्ट्स लेके आ रहा है, वो सब बैग्स लेके आ रहा है अपने साथ। ठीक है, तो अब हमारे को शक हो गया इसके ऊपर। हमने कहा कि ये तो ना कुछ गड़बड़ कर रहा है लड़का। ठीक है, ये इट इज़ नॉट नॉर्मल जो हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑल्सो। अब हमने कहा, उसकी वाइफ से कहा, मैंने कहा कि हमने उसका फ़ोन नंबर वगैरह उस जो वाइफ के पास था, फ़ोन तो वो चेक करती रहती, उसमें उसको कुछ मिलता नहीं था फ़ोन के अंदर। हमने कहा इसके बाद ना ज़रूर एक फ़ोन दूसरा होगा ज़रूर, आप ना इसकी गाड़ी चेक करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों का दूसरा फ़ोन ज़रूर होता है। ठीक है, तो उसने उसकी गाड़ी चेक करी। उसको गाड़ी में जब उसने सारी चेकिंग करी तो स्टेपनी के पास एक नया फ़ोन रखा मिल गया दूसरा। हाँ हाँ, स्टेपनी के पास जो उसका फ़ोन था, अब वो तो लॉक था, फ़ोन तो लॉक था, तो उसको ये तो पता चला नहीं क्या नंबर है। उसने हमारे को उसका सिम कार्ड का IMSI नंबर जो होता है ना, जो सिम कार्ड के ऊपर नंबर लिखा था वो बता दिया। उसके बेस पे हमने जो है अपने उसे कॉन्टैक्ट के थ्रू उसका मोबाइल नंबर पता कर लिया, इसके ऊपर कौन सा मोबाइल नंबर चल रहा है। ठीक है, अब जब हमारे को पता चल गया इसका मोबाइल नंबर ये वाला है, हमने उस मोबाइल नंबर को अपने डार्क वेब रिसर्च चीज़ में दूसरी जगहों पे डाला। तो उसमें हमने ऐड मिल गया हमें एक, जिसमें इसने ऐड दे रखा था एक साइट के ऊपर जाके कि आई प्रोवाइड सर्विसेज टू कपल, एनी कपल्स वांट टू हैव किंग फन एंड वांट टू हैव थ्रीसम एक्सपीरियंस विद अ मेल पर्सन। तो अपने बारे में बड़ी एलिवेट करके चीज़ें उसमें लिख रहा था, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, सो वो हमारे को नंबर मिल गया। अब हमने उस नंबर पे SMS कर दिया, इसको व्हाट्सएप कर दिया उससे और चेक करने के लिए। ठीक है, 2-4 दिन बाद उसका उसमें रिप्लाई भी आ गया, अपनी फोटोग्राफी भेज दी इसने। ठीक है, उसको तो पता नहीं था कि इस नंबर पे कोई और कांटेक्ट कर सकता है, वो तो क्लाइंट समझ रहा था। तो उसने फोटोग्राफी भेज दी, मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ। वो सारे एविडेंसेस मिल गए हमारे को, सारे एविडेंस जो होटल में ये मिला, जो इसके हमने वो डार्क वेब से जो हमने सारी रिसर्चेस करी, जो इसका वो निकाला मोबाइल से जो हमारी कम्युनिकेशन हुई, ये सारे एविडेंसेस निकाल के हमने इसकी वाइफ को दिए। तब इसकी वाइफ का आउट ऑफ द कोर्ट इसके साथ उसने केस वेस डाल दिया इसके अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस का, डॉरी हैरेसमेंट एंड ऑल। लेकिन इनका फिर आउट ऑफ द कोर्ट ये सारी, जब उसने कहा कि मैं सोसाइटी में दिखा दूंगी तो क्या कर रहा है, ठीक है, तो फिर इनका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया। पर आपने इसके आगे स्टेप नहीं लिया कि उसको मतलब ऐसे कि कोई कपल बुला के उसको बुला ही लेते होटल में? देखो, हमारा काम है
उतनी एविडेंस देना जितनी की रिक्वायरमेंट है। मेरा तो दिमाग एकदम से जैसे ये चला कि उसको उसकी वाइफ के सामने बिठाकर उसको वहीं पीटते। नहीं देखो, हमारा काम ना किसी के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना नहीं है, किसी की पिटाई करना इज़ नॉट आवर जॉब। हमारा जॉब है उस एक्सटेंट तक काम करना जिस एक्सटेंट तक हमारा एविडेंस कलेक्ट हो जाए कि हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो कोर्ट में प्रेजेंट करने के हिसाब से हम एविडेंसेस बनाते हैं। अननेसेसरली ना तो किसी को पिटवाना हमारा काम है, ना किसी को जज करना हमारा काम है, ना कुछ है। ठीक है, सो जितना हमने दिया क्लाइंट को उतना उसके लिए काफ़ी भी था। जैसे आपने ये केस बताया, ऐसा मिलता जुलता सा कुछ सीन मैंने, क्योंकि हम भी आजकल मुंबई गोवा पार्टी वार्टी हम भी करते रहते हैं, ऐसा केस मैंने सुना हुआ है कहीं, है ना, तो इसलिए। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे जो लोग देख रहे हैं वो ऐसी चीज़ें सोच भी नहीं सकते कि कुछ कोई इंसान, ऐसे आम आदमी सोच ही नहीं है ना, कि ऐसे भी काम करते होंगे। लेकिन जनरली, लेकिन आजकल लोग इस हद तक बढ़ चुके हैं कि जो हम सोचते हैं वो लोग मतलब सोच भी नहीं सकते, जो चीज़ें हम वो लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और पता है क्या होता है, जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो कई लोग ये कमेंट करते हैं कि ऑल इमेजिनरी है, ऑल फेक है, ये है स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बेचारे उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी इन लोगों ने। ठीक है, उनको पता ही नहीं है इस दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए उनकी जो चीज़ आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होती है ना, वो आपको फेक लगती है और आपको स्टोरी लगनी शुरू हो जाती है। और ये हमारे लिए केस स्टडीज़ हैं जो दुनिया के लिए स्टोरीज़ हैं। जब तक चीज़ें सामने नहीं आती तब तक वो ऐसे ही लगता है। तब तक वो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई और एग्जांपल भी, आप 2 एग्जांपल देने वाले थे हमें। तो अच्छा, एक एग्जांपल और देखो, अब कैसे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं और क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है। हमारे पास एक फीमेल मॉडल आई, वो बॉलीवुड में एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस भी रह चुकी है और बहुत सुंदर लड़की है। रैम मॉडलिंग करती थी, कई सारी स्टिल फोटोग्राफीज़ में आई हुई है। अगर आप शक्ल देखो, नाम से शायद ना भी पहचान पाओ, लेकिन आप शक्ल देखोगे तो एकदम पहचान जाओगे उसको कि हाँ मैंने इसको देखा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारे पास आई, ये कहती है कि नमन सर, मैं जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो कहती है आई जस्ट वांट टू सेफ गार्ड माई सिस्टर। मैंने कहा क्या हुआ? तो देन शी स्टार्ट टेलिंग हर बैकग्राउंड। उसने मुझे बताया कि नमन सर, मेरे को ना आई हैड फॉलन इन लव विद अ बॉय। ठीक है, वो भी अपने बड़ा हैंडसम बॉय था, बड़ा वो था, मॉडल था वो भी। ठीक है, सो ही वॉज बेस्ड इन दुबई। तो मैं उसके साथ आई हैड फॉलन टू लव अफेयर विद हिम। और उसने जो है, मैं ये जो है ना बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से थी। इसके बेसिकली दोनों पेरेंट्स रिटायर्ड थे, बहन थी, एक भाई था। ठीक है, बहन और भाई इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, फादर की सिर्फ पेंशन आया करती थी। तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से। और आप अगर एक्ट करते हो, फिर में छोटे एक्टर हो या छोटे रैम मॉडलिंग करते हो, आपके दिन की कमाई 5 से 10 हज़ार रुपये होती है, एक दिन की कमाई। और उसमें भी काम आपको कभी मिलता कभी मिलता ही नहीं है। महीने की कमाई मुश्किल से उसकी 1-1.5 लाख रुपए की हो पाती होगी यहाँ पे। और उसमें उसको पूरा परिवार का खर्चा, अपने ब्रदर की पढ़ाई का भी खर्चा उठाना था। फादर की पेंशन ही बड़ी कम आती, 40-45 हज़ार की उसकी पेंशन थी फादर की। ठीक है, सो अब उसमें जो है वो लड़का उसको मिला और लड़के ने बोला कि भाई दुबई में चल के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मैं दुबई भेज दूँ, वहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। इसको प्यार था उस लड़के से, उसने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया। वो उसको वहाँ पे ले गया, दुबई में ले गया। दुबई में ले जाके पता नहीं उसने कैसे एंटाइज किया, क्या किया उसको। उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो ना पैसा बहुत है, तुम्हें करना क्या है, एक शेख के साथ बस एक रात ही तो बतानी है। ठीक है, एंड दे विल पे यू लैक्स। अब उसके सामने ला के 10 लाख रुपये रख दिए। ठीक है, कहता है कि देख शेख ने दिया है, ठीक है, अब हमारे ऊपर है हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। बोल तो वापस कर दें उसको। ठीक है, कोऑर्शन नहीं, ज़बरदस्ती का वो नहीं, पैसे का लालच देके। अब जो लेडी इतनी मिडिल क्लास फैमिली की थी और ग्लैमरस बैकग्राउंड से थी, उसने 10 लाख रुपए सामने देखते ही, और उसने ये भी देखा कि उसके बॉयफ्रेंड को भी ऑब्जेक्शन नहीं है इस मामले में। ठीक है, तो उसका बॉयफ्रेंड खुद ही कह रहा है। ठीक है, तो और 10 लाख रुपए सामने देख के उसको वो हो गया। ठीक है, तो हेजिटेटिंगली उसने कहा कि मैं मान गई। ठीक है, सो आई वेंट देयर एंड इट बिकेम अ रेगुलर प्रोसेस। ठीक है, सो धीरे धीरे करके इट बिकेम अ रेगुलर प्रोसेस। कहते मैंने खूब पैसा अर्न किया, खूब पैसा अर्न किया। और कहते हैं मैं उनकी पोटा पार्टीज़ में भी गई। पोटा पार्टीज़ क्या होती हैं? फिल्दी पार्टीज़ होती हैं दुबई में, गंदी पार्टीज़। अगर आप कोई इंटरनेट पे कभी आप इसमें स्टडी करोगे, ठीक है, तो देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट पोटा पार्टीज़ आर। मैं तो उसको कैमरे बोल भी नहीं सकता, इतनी फिल्दी पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, सो ड्रग्स का यूज़, अल्कोहल का यूज़ तो एक अलग बात है। ठीक है, ग्रुप सेक्स भी एक अलग बात है। ठीक है, वहाँ पर वो सब तो होता ही है। ठीक है, लेकिन जो गंदी हरकत एक फ़ीमेल को ऑब्जेक्ट समझ के लोग वहाँ पे करते हैं ना, ये लोग इंटरनेट पे स्टडी करेंगे तब उनको पता चलेगा। देन दे विल रियलाइज व्हाट पोर्टा पार्टीज़ आर। ठीक है, उन पार्टीज़ में भी गई और कहते हैं कि गंदी गंदी हरकत करते थे और कहते हैं कि पैसे फेंकते थे ऐसे। कहते हैं ले पैसे, कहते हैं मुंह बंद कर देते पैसे फेंक फेंक के। कहते हैं कि इतना पैसा देते थे, इतना पैसा देते थे, कहते हैं कि आप ना बोल ही ना पाओ, जैसे ही आप बोलना शुरू कर ले और पैसा, ले और पैसा। कहते हैं आदमी लालच के मारे मर जाए।
ठीक है, कहता है कि इतना पैसा देते थे, कहता है मैंने यहाँ पे अपना विला खरीद लिया, मेरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई, मैं दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हूँ, यहाँ पे लग्जरी कार्स खरीद ली मैंने, मेरे बैंक बैलेंसेस में इतना पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है, और NRI थी, क्योंकि NRI का स्टेटस मिल गया था, टैक्स यहाँ पे लगता नहीं था, टैक्स स्टेटस तो उसका वहाँ का था। तो यहाँ पर सारे रिश्तेदार उसकी तारीफ़ करना शुरू, माँ बाप उसकी तारीफ़ करना शुरू कि वाह हमारी बेटी ने कितना राइज कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। और वहाँ पे वो क्या कर रही थी, ठीक है। अब वो कहती है कि लेकिन मैंने अंदर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, कहते हैं मेरे अंदर ना कुछ नहीं रहा, आई एम अ लिविंग बॉडी। ठीक है, तो मेरे अंदर इमोशंस और वो सब चीज़ें जो है ना रही नहीं इस दुनिया के लिए। ठीक, कहते हैं कि इतने गंदी तरीके से ट्रीट करते थे हम फीमेल्स को, इतनी गंदी तरीके से, कहते हैं कि हम लोग ना अपने आप को ऑब्जेक्ट के सिवा कुछ नहीं समझते अब। कहते हैं कि मेरे इमोशंस ही मर गए, मैं दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है। मैं जो ना आदमी के बारे में तो जो ना कुछ सोचती ही नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम जस्ट एन ऑब्जेक्ट लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ना ही मुझे पैसे से भी लगाव रहा। ठीक है, मुझे अब पैसा भी नहीं चाहिए, मैं डिप्रेशन में हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब वो कहती है कि लेकिन ना जो मैंने सहा अपनी ज़िंदगी में सहा, मैंने पैसा ही बहुत कमाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ ये सब करके। कहते हैं कि लेकिन अब मेरी जो छोटी बहन है, जो मेरे को पर्सनल वहाँ पे लेके गया था दुबई, वो मेरी छोटी बहन से ही बात करता था मेरी नॉलेज के बिना, और उसकी बहन भी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी वो है। ठीक है, अब उसने मेरी बहन से लव अफेयर कर लिया है और मेरी बहन को अपनी तरफ खींच रहा है वो, और मैं अपनी बहन को बता भी नहीं सकती कि मैंने वहाँ पे आके क्या किया और ये इसने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। ठीक है, और मैं उसको मना कर रही हूँ कि भाई तू उसके साथ नहीं जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो तुम इसलिए मुझे कर रही हो एंटाइस, और कह रही है कि तुमने तो राइज कर लिया बिजनेस में, तो मुझे राइज नहीं करना है। कहती है उसके अंदर जेलसी आ गई। ठीक है, वो कहती है कि मैं भी राइज करूँगी जैसे मेरी बहनें राइज, क्योंकि अब तो सारे रिश्तेदार तो उसकी बहन की तारीफ़ें कर रहे हैं। ठीक है, उसको कोई नोबडी समझते हैं, पेरेंट्स भी उसकी बहन से पूछ पूछ के सारे काम करते हैं, बेटे ये काम करें या नहीं करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें नहीं करें, हर चीज़ में उसकी बहन उनको सजेस्ट कर रही है क्योंकि उसने दुनिया देखी है। ठीक है, उससे कोई कुछ पूछता नहीं है। उसके मन में धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स डेवलप होता रहता है, आई एम नोबडी, अब मुझे जो है वो अपनी बहन के ऐसा स्टेटस गेन करना है। और यही पर्सन था जिसने मेरी बहन को वहाँ तक पहुँचाया था। अब ये लड़की उसके लिए इमोशनल है। ठीक है, अब लड़की इतनी इमोशनल हो गई उसके लिए कि, और वही प्यार में फंस गई उसके चक्कर में कि वो जो है उसके साथ दुबई जाने को तैयार है। ठीक है, अब ये डरी बैठी है कि भाई अगर ये जो है ये चली गई तो मुझे पता है वहाँ पे जाके क्या होना है। और मैंने इसको बोला तेरे को पैसा चाहिए ना, तो मेरी आधी प्रॉपर्टी ले ले। ठीक है, मैं तेरे नाम कर देती हूँ आज से ही, कहते मुझे खैरात का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अपना कमाऊँगी। ठीक है, कहते हैं कि इसको पता ही नहीं है कि वहाँ पे जाके क्या होना है। अब नमन सर अब इसका सोल्यूशन निकालो, क्या करूँ मैं। ठीक है, फिर हमने जो है ना जब ये हमारे पास आई एंड शी वॉज क्राइंग, ठीक है, पेइंग कैपेसिटी थी उसकी। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर हमने क्या किया कि वी बुक द केस। हमने फिर क्या किया, उस लड़के की लाइफ में एक और फीमेल एजेंट को इंडक्ट किया, अंडर कवर एजेंट। शी हरसेल्फ वाज आल्सो मॉडल, जो हमारे लिए अंडर कवर एजेंट्स काम करती हैं। उसने क्या किया, धीरे धीरे इस लड़के से फ्रेंडशिप डेवलप करी। ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ये लड़के तो ऐसे ही होते हैं क्योंकि उनको चाहिए होती हैं फीमेल्स। 2-3 दिन में ही फ्रेंडशिप डेवलप हो गई उसकी। ठीक है, और 2-3 दिन में फ्रेंडशिप डेवलप हो गए, उसने इससे भी वही सारी बातें करनी शुरू कर दी जो उसकी बहन से कर रहा था। वही आई लव यू, ये वो, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे को मैं यहाँ लेकर चलता हूँ, चलो तुम्हारे को ये शॉपिंग कराता हूँ, तुम्हारे को ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ। एंटाइज करना, महंगे महंगे परफ्यूम्स ला के दे रहा है उसको गिफ्ट्स में। ठीक है, महंगे महंगे उसको क्लोथ्स दिला रहा है मॉल में ले जाके। ठीक है, तो लड़की भी एंटाइज होती है उस लाइफस्टाइल की तरफ। ठीक है, सो वो जो है ना उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करना शुरू, उसी को वो चैट्स करना शुरू। फिर हमने हमारी मॉडल के और उसके दोनों के साथ में हमने वीडियोस बनाए। हमने जो है उनके चैट के स्क्रीनशॉट्स निकाले, सारी चीज़ें निकाल के उसकी बहन को अनोनिमसली भेजी। तब उसकी बहन को जाके अकल आई कि ये तो लड़का जो है किसी के साथ सेम चीज़ कर, सबके साथ ही सेम करता है ये। देन शी गॉट आउट ऑफ हिम, और इधर से इसकी बहन ने उसको काउंसलिंग करी। तो मतलब लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, डर्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस वर्ल्ड, वो हमें देखने को मिलता है इस प्रोफेशन में। जितना आप ज़्यादा निकलते हो बाहर, दुनिया देखते हो, आपको पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। सर एक बात बताओ, आप बहुत पहले से 28 साल से आप ये चीज़ कर रहे हो ना, तो इसकी कोई आपने पढ़ाई करी है, कोई स्टडी इसकी होती है, कोई कोर्स होता है, और आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उनके बारे में भी थोड़ा लोगों को बताओ। बेसिकली मैंने अपनी यूके से स्टडीज़ करी थी। आई डिड माई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स कोर्स फ्रॉम देयर, देन आई स्टार्टेड दिस प्रोफेशन इन इंडिया। और विद द गॉड्स ग्रेस कि हमने इस प्रोफेशन में काफ़ी राइज़ किया। 2012 में मुझे श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जो थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके थ्रू अवार्ड मिला। फिर मुझे 2014 में MOS मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू अवार्ड मिला।
देन अभी 2025 में मुझे बेस्ट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया 2025 का अवार्ड मिला है, गिवन टू मी बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, राइट। सो कई सारे अवार्ड्स मुझे प्रेजेंट किए गए। अब हमारी कंपनी में विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने बड़ा काम किया, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। हमें जो है बॉलीवुड में कंगना रनावत, राजकुमार राव, तापसी पन्नू, अजय देवगन, वानी कपूर, इन सब ने हमारे ब्रांड प्रमोशंस किए, कोलैबोरेशंस किए हमारे साथ, ठीक है। और फिर हम अब बॉलीवुड का बहुत सारा काम करते हैं, उनके कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं, उनके सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस करते हैं कई सारी जगहों पे। फिर हमारे साथ जब हम स्टार्ट किया तो हम छोटे से ही थे, फिर धीरे धीरे करके बड़े होते चले गए। फिर सीनियर जो रिटायर होकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, रॉ के ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारी कंपनी में ज्वाइन करते चले गए। इनफैक्ट DRI के कई ऑफिसर्स भी काम कर गए, CISF के करके गए, CRPF के करके गए। तो जो है कई सारी फोर्सेस के ऑफिसर्स हमारे यहाँ अभी भी काम कर रहे हैं और करके जा भी चुके हैं। तो इट बिकेम अ बिग कॉन्वॉय ऑफ टीम। अब हमारे कई सारे ऑफिसेज भी हो गए, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, लखनऊ, कलकत्ता, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद में। हाँ, तो बेसिकली एंड वी आर इन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। हम कॉर्पोरेट एस्पाइनेज का भी बड़ा काम करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, बल्कि हमारा 60% पोर्टफोलियो जो है आज के डेट में कॉर्पोरेट एस्पाइनेज का है, जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अलग अलग तरीके की। कॉर्पोरेट एस्पाइनेज में क्या होता है? कॉर्पोरेट एस्पाइनेज में होता है कि जैसे कोई सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं आज की डेट में, हर कॉर्पोरेट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है आपको पता है? 2 चीज़ों से। एक एम्प्लॉय चीटिंग से, कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको चीट करते हैं किसी न किसी तरीके से। एक थेफ्ट से, ठीक है। एम्प्लॉय चीटिंग क्या होती है कि कोई एम्प्लॉय जो आपके इन्फॉर्मेशन बिजनेस कंप्यूटर्स को पास ऑन कर रहा है, या अपनी कंपनी खड़ी कर ली है उसने आपके यहाँ से जॉब छोड़कर, आपके आदमी उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। या फिर कोई एम्प्लॉय जो है किकबैक्स लेता है वेंडर से, आप परचेज़ करते टाइम इन्फीरियर क्वालिटी माल परचेज़ करेगा और उसके बदले में आपसे पैसा लेना शुरू कर देगा, किकबैक्स लेना शुरू कर देगा। उस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है। तीसरी होती हैं कि अपनी पैरेलल एम्प्लॉयमेंट खड़ी कर लेता है, आपके यहाँ भी काम कर रहा है, मून लाइटिंग करके कहीं और भी काम करेगा, या अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा, या अपनी वेंडर कंपनीज बना लेता है, उसी कंपनी के थ्रू अपनी कंपनी में माल परचेज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। या फिर थेफ्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा, डेटा थेफ्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा, पिल्फरेज में इन्वॉल्व हो जाएगा, फिनिश गुड्स की उसमें थेफ्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा, मिस अप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं। फिर नकली माल बन रहे हैं, कहीं पे नकली माल मिल रहा है, तो जहाँ पर नकली माल बन रहा है वहाँ पर रेड्स करानी है हमारे को। थेफ्ट के केस होता है, लार्ज स्केल ऑफ थेफ्ट होता है, जैसे रॉ मटेरियल का थेफ्ट हो रहा है, फिनिश गुड्स का थेफ्ट हो रहा है। हमने अपैरल्स कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी अपैरल की कंपनी, जो शर्ट्स बनाती हैं, टाइज बनाती हैं, ट्राउजर्स बनाती हैं, जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, उनके लिए हमने काम किया हुआ है। हमने काम किया हुआ है इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट बैंक्स के लिए। हमने काम किया हुआ है कोल के थेफ्ट में, जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उस कोल के थेफ्ट में। आपके ऑयल का लार्ज स्केल का थेफ्ट होता है, उसके थेफ्ट में जिंक का थेफ्ट होता है, उसके थेफ्ट में। तो लार्ज स्केल थेफ्ट ऑफ रॉ मटेरियल और लार्ज स्केल थेफ्ट ऑफ, इनफैक्ट लिकर तक के लिए काम किया, क्योंकि लिकर चोरी हो रहा है फैक्ट्रीज में से, जहाँ पर लिकर बन रहा है वहाँ से लिकर चोरी हो रहा है लार्ज स्केल में, ठीक है। तो इनफैक्ट ऐसे भी केसेस में इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, राइट। सो थेफ्ट इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट। फिर कोई आदमी है, वो कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग का बड़ा काम है। ब्लैकमेल क्या होता है? RTI एक्टिविस्ट होते हैं, NGOs होते हैं, आपके ही अपने खुद ब्लैक शीप होते हैं, चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रीट निकाल के अलग अलग जगहों पे आपकी कंप्लेंट फाइल करना शुरू कर देते हैं। GST में, इनकम टैक्स में, PMO में, ED में, CBI में, आपके इन्वेस्टर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को, सेबी में, हर जगह आपकी कंपनी को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। खास तौर से तब बड़ा होता है जब IPO लिस्टिंग होने वाली होती है किसी कंपनी की। फिर तो सर आई एम श्योर कि आपके पास ये बॉलीवुड के या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके भी काफ़ी केसेस आते होंगे। बहुत सारे आते हैं। किस टाइप के, इनके किस चीज़ के केसेस होते हैं? ये क्या आपसे मतलब सोल्व करवाते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, बड़े से बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी, ठीक है, जिनको सब जानते हैं, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, मिनिस्टर लेवल का पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जो इंडिया में एक नहीं वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, ठीक है, सब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं। और मैं जब बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर तक आए हुए हैं, मतलब लाइक कमिश्नरेट लेवल के पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, ED के सीनियर ऑफिसर्स, इनकम टैक्स के सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है, इवन जजेस, और जजेस तक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपके पास दुनिया की सारी पावर है, ठीक है, आप कुछ चाहो अपनी अपनी पावर को यूज़ कर कुछ भी पता कर सकते हो।
बट जो आपके डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं ना, जो अभी घर में प्रॉब्लम है, वो आप उसके लिए अपनी मशीनरी को भी यूज़ नहीं कर सकते। आप चाहते हो कोई ऐसा पर्सन हो जिसको डिस्क्रीटली हैंडल कर सके और कभी भी एक्सपोज ना हो वो, ठीक है। अब किसी की वाइफ का अफेयर चल रहा है सपोज करो, वो अपने उसको थोड़ी बोलेगा आदमी को कि तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर दो, ठीक है, या उसका सोल्यूशन थोड़ी मांगेगा। अब आपके बच्चे ड्रग्स में पड़ गए, कल को अपने बच्चों की शादी करनी है, आप नहीं बताओगे कि भाई मेरे बच्चे ड्रग्स में पड़े हुए हैं क्या है, ठीक है। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन डिस्क्रीट कराना चाहोगे, ठीक है। आपको जो है घर में आपके दामाद का अफेयर हो गया, ठीक है, या आपकी बहू का अफेयर हो गया, ठीक है, आप नहीं ले जाना चाहोगे कि हमारे हमारे सर्कल में बात फैले, आप डिस्क्रीटली इस बात को इन्वेस्टिगेट कराना चाहोगे, ठीक है। सो हर जगह पे जो है ना आदमी को ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की, जहाँ पर वो पुलिस को यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसे केसेस में हमने सबके लिए काम किया हुआ है। तो कोई ऐसा हाईलाइटेड केस जो किसी बड़े स्टार का हो या किसी बिजनेसमैन का हो या कुछ भी, कोई ऐसा आप एग्जांपल के साथ बता सकते हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ऐसे तो देखो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं और मैं कई सारे केसेस अपने पॉडकास्ट में डिस्कस भी कर चुका हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बॉलीवुड में होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, और ऐसे केसेस हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेट किए हैं बॉलीवुड में जिसमें हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को डिटेक्ट किया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ड्रग एब्यूज़ का केस एक, ठीक है, ड्रग एब्यूज़ का केस बड़ा सीरियस केस था ये भी। इसमें क्या था, एक सीनियर बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, उनका जो बेटा है, ठीक है, वो ड्रग्स में फंस गया। बेटा जो है उनका मैरिड है, बेटे के एक बच्चा भी है, ठीक है। सो अब बेटा जो है ड्रग्स में और अल्कोहलिज्म में फंस गया, बट ड्रग्स और अल्कोहलिज्म में खुद नहीं फंसा, उसका अफेयर हो गया एक लेडी के साथ। वो जो लेडी है उसने उसको ड्रग्स और अल्कोहलिज्म में डाल दिया कि वो खुद भी लेती थी, ठीक है। हाँ, अब उसको एडिक्शन हो गई। अब ये अपनी वाइफ को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के उसी के साथ रहना भी शुरू हो गया, सिर्फ मिलने आता रहता था अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ, ठीक है। अब जो फादर थे उसके, वो बड़ा परेशान थे, अपनी डॉटर इन लॉ से, अपनी पोते से तो बड़ा प्यार करते ही थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चाहते कि भाई मेरी बहू और मेरे पोते साथ में रहें, ठीक है। सो अब उनका जो है, और उनकी जो डॉटर इन लॉ भी आई हुई थी, ठीक है, वो भी उनके बड़े क्लोज नेट कम्युनिटी थी उसमें से आई हुई थी, तो बड़े रिलेशनशिप्स भी उसके इन लॉज के साथ भी बड़े अच्छे थे, उनके लड़के के इन लॉज के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स थे। तो बेसिकली वो जानते थे कि मेरे बेटे की गलती है, ठीक है। अब वो चाहते थे कि भाई ये इन्वेस्टिगेट करो कि ये रहता कहाँ पर है। बेसिकली फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, हमने उस लेडी के बारे में पता किया, उस लेडी का बैकग्राउंड चेक किया, हमने पता किया कहाँ से आती है, क्या उसका पीछे का बैकग्राउंड है। वी फाउंड आउट एवरीथिंग अबाउट हर। प्रॉब्लम क्या थी कि इसको ना इससे बाहर निकालना था, इस ट्रैप से। सबसे पहला ट्रैप, दो ट्रैप में फंसा हुआ था, ड्रग्स और अल्कोहल और वुमन, ये दो ट्रैप्स थे उसकी ज़िंदगी में। उस सबसे इम्पोर्टेंट था उसको ड्रग्स से बाहर निकालना, ठीक है, और उसको उससे बाहर निकालना, अल्कोहलिज्म से बाहर निकालना। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इसको जो है ना एक काम करते हैं, इसको हम किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर को सर्च करते हैं, अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर को, और इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाएंगे। रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, आदमी अपनी बिल से तो जाता नहीं है, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में वो 4-5 आदमियों को अपने भेज देते हैं, वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको उठा के ले आते हैं घर से ज़बरदस्ती, ठीक है, क्योंकि अपनी बिल से कोई नहीं जाता, बहुत कम होते हैं जो अपनी बिल से आते हैं। हमने रिहेबिलिटेशन से बात कर ली, जब ये घर आया, ठीक है, अपने फादर अपनी वाइफ वगैरह से मिलने, तो अपनी वैन वगैरह वो सब लेकर आए, इसको घर से उठा लिया, इसका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी अपने पास लेकर रख लिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसका दूसरा मोबाइल फ़ोन भी है। अच्छा, ये जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग का लीडर था, इनका बेटा, हाँ हाँ। तो उसने जो है दूसरे फ़ोन से एकदम से SMS कर दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, व्हाट्सअप कर दिया होगा बिना नज़र बचा के। तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर था, रिहेबिलिटेशन सेंटर में 60-70 लोग इकट्ठे हो गए, हंगामा मचा दिया वहाँ पे, ठीक है, कि आप किसी की बिल की बिना ऐसे किसी को कैसे ला सकते हो, आप इलीगल काम कर रहे हो। रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले डर गए, वो कहते हैं जी हम तो ये केस नहीं लेंगे, ये तो बड़ा डाइसी केस है, कल को हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। पुलिस को बुला लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर हाथ जोड़ लिए, कहते जी हम नहीं कर सकते, सो आप इनको ले जाओ, ठीक है। वो लड़का घर वापस आ गया। अब इसके बाद उसने घर भी आना बंद कर दिया अपने, ठीक है, घर ही नहीं आता था अपने, ठीक है, और अपने फादर वादर से सबसे लड़ाई भी कर ली, और ड्रग्स वगैरह ले रहा है अभी भी। और ड्रग्स वगैरह सब ले रहा है अपनी। और फादर कहते हैं कि भाई ये तो मरने वाली बात हो जाएगी, इसके बाद तो सुसाइड कर लेगी, ठीक है। अब हमारे लिए भी कौन है आगे, हमारे लिए भी एक ही बेटा है हमारा, हमें ही देखना है कि क्या करना है। तो फिर कहता है जी आप कुछ ऐसा करो कि ये जो है उस लड़की को छोड़े, पहले तो लड़की जब छूटेगी तब इसको कल आएगी कि ये जब जिसके पीछे अपनी पूरी की पूरी फैमिली ख़राब कर रहा है। फिर उस लड़की की लाइफ में हमने अपने एक मेल अंडरकवर एजेंट को इंडक्ट किया, ठीक है। वो जो मेल मॉडल था वो भी बड़ा हैंडसम मॉडल था,
इनके बेटे की तो फिर भी इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसकी तो पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। सो वो उससे जिम विम में मिलना शुरू हुआ, जिम विम जाया करती थी, वो सब काम सारे करती थी, मतलब पार्टीज़ में जाना, जिम में जाना, वो सारे काम करती थी। जिम में उससे जाके मिला, धीरे धीरे उसने अपनी क्लोजनेस डेवलप करी। क्लोजनेस डेवलप करने के बाद, ठीक है, जब काफ़ी क्लोज हो गए तो इससे बातें काफ़ी करनी शुरू कर दी, और इनमें जो है लव अफेयर का भी वो जो है एडमिशन हो गया कि हाँ, आई एम इन लव विद यू एंड आई एम इन लव विद यू, ये सारी अब चीज़ें हो गई, क्लोज हुए। तो वो सारी फ़ोटोज़ ऑडियोज़ देखिए उनके बेटे को जो है हमने सेंड करी, ठीक है। तब उसको अकल आई कि ये तो मैं गलत चक्कर में फंस गया। नाउ अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, रोते रोते अपने घर वापस आया। रोते रोते जब घर वापस आया तब फादर ने इसको कन्विंस किया, प्यार से काउंसिल किया कि बेटे ड्रग्स का अपना इलाज करा ले, ठीक, कम आउट ऑफ दिस हैबिट, ठीक है। उस टाइम वो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स में नहीं था, जब अपने फादर से बात कर रहा था, तो बात भी उसने ढंग से सुनी। कहता कि ठीक है पापा, अपनी ज़िंदगी में वापस गेन करना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खो दिया, ये कर दिया, मैंने सारी अपने वाइफ को, अपने बच्चे को इतना परेशान किया, मेरे को जो कहोगे मैं वो करूँगा। फिर उससे पहले कि उसका डिसीजन चेंज हो जाए, उसी टाइम पर दोबारा से रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों को बुला के उसको विलफुली लेके गए, ठीक है। देन ही केम आउट आफ्टर 6 months फ्रॉम देयर। तो अभी तक टच वुड, ठीक है, ही हैज़ नॉट रिलैप्स्ड, वो वापस रिलैप्स नहीं हुआ उसमें ड्रग्स में, ही इज़ क्लीन टिल नाउ। सर इसमें ज़्यादा केसेस लड़कों के आते हैं या लड़कियों के आते हैं? मतलब चीट कौन ज़्यादा कर रहा होता है? आदमी अपनी वाइफ पे ज़्यादा करता है या वाइफ हस्बैंड पे ज़्यादा चीट करती है? मैं आपको बताऊं कि देखो, इक्वल है रेशो, ठीक है, हाँ, रेशो इक्वल है, क्योंकि जितने केसेस हमारे पास फीमेल्स के आते हैं आज की डेट में अपने हस्बैंड्स को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, उतने ही हस्बैंड्स आते हैं अपनी अपनी वाइफ्स को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, ठीक है। बिकॉज क्या है कि सोसाइटी ना हमारी, हम इसको अपस्केल बोलेंगे या डिग्रेडेशन बोलेंगे सोसाइटी की, आई कैन नॉट से। एक तरीके से हमने अपने आप को बड़ा अपस्केल कर लिया सोसाइटी को, हम बड़ी मॉडर्न लिविंग में आ गए हैं, और हमने हम सोचते हैं कि हम तो ज़िंदगी में हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है, सबके पास फैंसी कार्स आती जा रही हैं, फैंसी जॉब्स आती जा रही हैं, परचेजिंग पावर स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है, पैसा, लोग नए नए कपड़े लोग पहनना शुरू हो गए हैं, जिम्स में जाना शुरू हो गए हैं, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना शुरू हो गए हैं, स्किन ट्रीटमेंट इतना बड़ा वो इंडस्ट्री बन गई है अपनी, ठीक है। एक जगह तो हम अपस्केल हो रहे हैं, और दूसरी जगह वही सोसाइटी डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। वो जो है मॉरल्स लूज़ होते जा रहे हैं, एथिक्स लूज़ होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप में लॉयल्टी लूज़ होती जा रही है, ठीक है। और ये दोनों सेक्सेस में इक्वल है, क्योंकि वुमेन को ना अब अपने राइट्स के बारे में पता चल गया है, ठीक है। पहले जो वुमेन हुआ करती थी, वो आपकी मदर के बारे में सोचो या मेरी मदर के बारे में सोचो, ठीक है। तो ये सब ना सिंपल हाउस वाइफ्स होती थी, जिन्होंने ज़्यादा जो है ना दुनिया नहीं देखी होती थी, और इन लोगों को जो है ना, दे हैव ऑलवेज लिव्ड देयर सिंपल लाइफ्स थ्रू आउट देयर लाइफ, और वो हमेशा अपने घर के काम की तरफ, अपने बच्चों की परवरिश की तरफ, अपने हस्बैंड की केयर करने की तरफ डेडिकेटेड रहीं। आज की जो वुमेन है ना, शी नोज़ हर राइट्स, ठीक है, और ऊपर से उसके पेरेंट्स भी इंस्टिगेट करते हैं कई बार। वो कहते हैं कि अच्छा तेरे साथ ऐसा बोला, तूने ऐसा क्यों नहीं बोला बदले में, ठीक है, तूने ये क्यों नहीं किया। जहाँ पर आग होती है ना, उसमें घी डालते रहते हैं, ठीक है, ताकि और इग्नाइट करे फायर। तो डिससेटिस्फेक्शन विद द हस्बैंड, ठीक है, बड़ा रेज हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम द वाइफ ऑल्सो हैव रिजन ड्रास्टिकली, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि अब जो ना केसेस इक्वल नंबर के हो गए हैं। तो सर एक बात बताओ, जो बॉलीवुड में जो केसेस होते हैं तो उनकी तो लाइफ पब्लिक होती है, सब कुछ पता होता है, मीडिया में, सोशल मीडिया में सब कुछ होता है, तो उनकी लाइफ में क्या दिक्कतें आती हैं ऐसी? देखो, जो मीडिया में आता है ना, वो उतना आता है जितना मीडिया को दिखाया जाता है, ठीक है। जो प्राइवेट उनकी लाइफ्स होती हैं, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में तो डिस्कस करेगी नहीं, और वो पेपराजीज़ की नज़र से और उसकी नज़र से इतना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके सामने कभी भी ना आए, ठीक है। दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर इमेज एट ऑल द टाइम्स। और कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो हर किसी की लाइफ में होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। कॉम्प्लेक्सिटीज़ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में, तब जैसे मैं एक केस बताऊँ कॉम्प्लेक्सिटी का बॉलीवुड लाइफ में। नाउ देयर इज़ अ फीमेल, ठीक है, जो हमारी क्लाइंट है, ठीक है, शी इज़ अ मिडिल एज्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस, वेरी रिनाउंड बॉलीवुड एक्ट्रेस, ठीक है। सो जिनको सभी जानते हैं। अब इनका क्या है कि इनका जो हस्बैंड है, ठीक है, उनके साथ उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ इनका अफेयर हो जाता है, ठीक है। जो हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है वो इतने क्लोज हो गए हैं हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ कि अब हस्बैंड को भी पता है कि इसका मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है, एंड ही इज़ नॉट माइंडिंग इट। हाँ, डिस्पाइट ऑफ नॉट गेटिंग डिवोर्स नहीं हो अपने हस्बैंड से, दुनिया की नज़रों में शी इज़ स्टिल हैविंग दैट हस्बैंड ओनली, ठीक है। और अपने हस्बैंड का नॉर्मल लाइफ भी लीड कर रही है दुनिया की नज़रों में, बट हस्बैंड जो है यूएस में रह रहा है, वो इंडिया में रह रही हैं, ठीक है।
और दुनिया की नज़रों में दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन जो हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो मैरिड। अच्छा। हाँ हाँ। अब जो उसका हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है, जिससे उसकी शादी हुई है, मतलब जिससे उसकी शादी हो रखी है, ये मैं एल्डरली लोगों की बात कर रहा हूँ, इनके बच्चे ही बड़े बड़े हैं सबके। अच्छा। हाँ हाँ। ओके। तो 50 साल की एज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 48 50 55 इस एज के डिफरेंस में, ठीक है। सो इनके भी बच्चे बड़े हैं। अब ये जो है, ये जो फीमेल हैं, ये इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू हिम, ठीक है, बट वो मैरिज टालता रहता है, ठीक है। वो ये कहता है कि मेरे को, हालांकि मेरी अपनी वाइफ के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है, जब से हमारा बच्चा हुआ है तब से आई हैव नॉट बीन फिजिकल विद हर, ठीक है, लेकिन और मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता, बेचारी करेगी कि अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो, ठीक है। सो उसके जो है सिंपैथी भी अपनी वाइफ की तरफ है, ठीक है। सो कहते हैं कि वो बेचारी करेगी क्या, और उसकी वाइफ कहते हैं कि वो उसको एंटाइज करती रहती है, उसको पता है कि उसका मेरे साथ अफेयर है, ठीक है, फिर भी उसको एंटाइज करती रहती है कि देखो आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, देखो आज मैं बीमार पड़ गई हूँ, देखो मैं मरने वाली हूँ। उसको ना इमोशनल करती रहती है अपनी तरफ, अपनी हेल्थ को लेके, कुछ और सिचुएशन को लेके, देखो मैं ऐसे फंस गई हूँ, मेरे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। उसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है उसकी वाइफ ने, ठीक है। और उसकी वाइफ जो है ना, उसके बाद ब्लैक मैजिक भी करता है। ब्लैक मैजिक भी एक बात बताऊँ आपको, ब्लैक मैजिक इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, लोगों को मालूम नहीं है। पता है, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है वर्ल्ड में मोस्ट एजुकेटेड पीपल, मोस्ट एजुकेटेड, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के टॉप HNIs, टॉप पॉलिटिशियंस ब्लैक मैजिक में, और टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक में। और जो ब्लैक मैजिक कंसल्टेंसी के लिए, इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए हमारे पास आते हैं, उसकी वो एक अलग सब्जेक्ट है, जिसके बारे में अलग से बात करूंगा। तो वो कहती है कि ब्लैक मैजिक करती है अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। उसने अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से जो है ना, अपने दिमाग को उसे कैप्चर करके रखती है, ठीक है। सो मुझे जो है उसके वाइफ के, एक तो मुझे ये पता करना है कि जो मुझे कह रहा है कि इनके रिलेशनशिप्स नहीं हैं, इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को घूमने फिरने नहीं जाते हैं एंड ऑल, क्या रियली में ऐसा है? क्या इनके इनसाइड द हाउस इनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं? क्या इनकी फ्रीक्वेंट फाइट्स होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। सो या वो एक दूसरे का सोते भी हैं, नहीं सोते। वो कहता है कि मैं अलग कमरे में सोता हूँ, वो अलग कमरे में सोती है, तो वो सोते भी हैं, नहीं सोते हैं एक साथ, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें, या फिर वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व तो नहीं है, या मुझे पता करके बताओ। तो फिर जो है हमने उसके बारे में पता किया। देन हमारा काम था ये फाइंड आउट करना कि भाई वो किसी तांत्रिक, अघोरी, बाबा, अकल्ट स्पेशलिस्ट, इन सब का किसी भी तरह कॉन्टैक्ट वगैरह में तो नहीं है, ठीक है। सो वो हमें नहीं मिला, राइट। बट व्हेन वी इन्वेस्टिगेटेड थ्रू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, ठीक है, वी फाउंड आउट दैट दे बोथ आर स्लीपिंग इन द सेम रूम, दे हैव गॉट कॉर्डियल रिलेशनशिप इनसाइड। कोई घर में झगड़ा वगड़ा नहीं है, शाम को साथ में ही बैठ के डिनर करते हैं, सारी बातें साथ में करते हैं, ऑल दो इसके सामने डिफरेंट पिक्चर पोर्ट्रे करी जा रही थी, ठीक है। सो लोगों की रिक्वायरमेंट अलग किस्म की होती हैं, रिलेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एवरीवेयर। यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल सर्कल, यू टॉक अबाउट बिजनेस सर्कल, एवरीवेयर रिलेशन आर कॉम्प्लेक्स। एक बात बताओ, जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो, है ना, जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ आमना सामना हो गया, कि मतलब पता चल गया कि ये मेरे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है बंदा? कभी ऐसी भी चीज़ होती है? कभी फंस गए हो और वहाँ से बच के निकलना पड़ा हो, या मुश्किल हो गया हो? मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जब आप कोई भी जो चीज़ होती है ना इस दुनिया में, ठीक है, रिस्क फ्री नहीं होती, ठीक है। रिस्क तो हर चीज़ में रहता ही है। आप प्रोफेशनली काम करते हो, ठीक है, और इतना प्रोफेशनली करते हो, कभी आपकी लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस ना आए, आप कैलकुलेट रिस्क लेते हो। अब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो आप कैलकुलेट रिस्क लेके फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कि आपको पता है कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितने स्पीड से गाड़ी चलानी है। जब रेड लाइट आती है तो आपको गाड़ी पास में कर लेनी है उसके अपनी, ठीक है, ताकि डिस्टेंस वो मिस ना हो जाए ट्रैफिक के बीच में, ठीक है। और जब रेड लाइट क्रॉस करते हैं, खाली रोड है, तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करना है, ठीक है। फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि कोई अगर सामने वाला अपना बार बार बैक मिरर एडजस्ट कर रहा है, खाली सड़क पे गाड़ी रोक रहा है, किसी बंद गली में चला गया, रेड लाइट क्रॉस कर ली, तो इसका मतलब वो अलर्ट हो गया, ठीक है। तो उसको जो है इसका मतलब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि कोई कहीं मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है, तो फिर आप विड्रॉ कर देते हो अपनी टीम को और वापस री इनिशिएट कर देते हो आफ्टर अ फ्यू डेज, जब उसका सस्पिशन फेड अवे हो जाता है कि हाँ कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से लोगों को फॉलो किया जाता है। तो ऐसे चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए, बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स ना खुद ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, तुम अच्छा इस लड़की का यहाँ पर बैठे हो ना, मुझे सब पता है, ठीक है। तो अलर्ट हो जाता है आदमी। तो फिर वो जो है ना, ऐसे केसेस में आपके लिए बड़ा वो रिलीज हो जाता है। अब ऐसे ही एक केस में आपको बताता हूँ एक स्टोरी, जिसमें कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारा आदमी एक फंस गया था
एक नॉर्मल सा कहने को एक नॉर्मल प्री मैट्रिमोनियल केस है, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन थी। लड़की का लव मैरिज का केस था। लड़की बॉम्बे की थी और जो लड़का था वो पंजाब के किसी गांव में रहता था। ठीक है, सो उसका पंजाब के गांव के लड़के से अफेयर हो गया था। अब जो लड़की का वो थे चाचा जो थे वो हमारे पास आए इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कि भाई उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर दो, द गर्ल हैज़ फॉलन इन लव विद दिस बॉय। बॉय जो बड़ी लो कैटेगरी का है तो, और हमारी फैमिली बड़ी हाई प्रोफाइल है, तो हम चाहते हैं कि भाई आप जो भी इसके बैकग्राउंड है वो चेक कर दो, हम अपनी बेटी को कन्विंस कर सकें कि द बॉय इज़ नॉट राइट। लेकिन उन्होंने क्या गड़बड़ करी, उसको भी बता दिया अपनी भतीजी को कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डिटेक्टिव एजेंसी से। उसने उस लड़के को बता दिया तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी से कोई इन्वेस्टिगेशन करने आएगा, ठीक है, तो तुम ना अलर्ट रहना। ठीक है, अब हमने यहाँ से अपनी टीम को भेजा, एक पर्सन गया, अलग अलग टीम्स को आपको भेजना पड़ता है। जो पहली टीम को, जो पहले पर्सन को भेजा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, ठीक है, पहले ही एड्रेस पे जहाँ पे जाके उसने इन्वेस्टिगेशन करी। आपको आस पड़ोस में हर जगह, एक तो विलेज, घर दूर दूर होते हैं और हर कोई एक दूसरे को जानता है वहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा घर तो होते नहीं है विलेज में। तो वहाँ पे जैसे ही उसने पहले घर में आके इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है, उन्होंने बुलाया कि आओ जी बैठो चाय वाय पियो। उसको चाय पिलाने से बिठा लिया वहाँ पर और उनको फ़ोन कर दिया, क्योंकि उसने सब में इन्फॉर्म कर रखा था कोई भी पूछना है मुझे बता देना। वो वहाँ पर आ गया 5-6 लोगों को लेके, लाठियाँ लेके। ठीक है, वो हमारे इन्वेस्टिगेटर को पकड़ के ले गया, उसकी बेल्टों से लाठियों से इतनी पिटाई करी, उसको रूम में बंद कर दिया, उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। ठीक ऐसे भी हो जाता है? हाँ, मतलब वो एक सेपरेट इंसिडेंट था, जो एक ही इंसिडेंट था जो ऐसा हुआ। उसकी बड़ी पिटाई उटाई करी और फिर जो है वो उसको कमरे में बंद कर दिया। हम यहाँ से फ़ोन करे जा रहे हैं, उसे फ़ोन ना लगे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया उसका। ठीक है, फिर जो है वो किस तरीके से वहाँ से खिड़की से कूद के भागा। उसने एक पासर बाय का फ़ोन लिया, ऑफिस में फ़ोन किया, हमने यहाँ से वहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट किया। ठीक है, वहाँ पर उधर जो है उसके जो चाचा थे उनको रिपोर्ट किया। उन्होंने अपनी भतीजी को बोला कि भाई तुमने क्या किया है, तो उसने जो है वो, और उन्होंने तो पुलिस में रिपोर्ट कर दी, उनको हम अरेस्ट कराएंगे अब तो हम। ठीक है, तो फिर इधर से वो लड़का, फिर जब पुलिस की बात आ गई तो लड़का उसे प्लीड करने लगा लड़की से कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं ये करता हूँ, हमसे गलती हो गई, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, तुम बोलो कंप्लेंट वापस ले लें। फिर उसके चाचा का फ़ोन आया कि जी आप जो है ना कंप्लेंट वापस ले लो, उनसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब ये जो है मैटर को सेटल करते हैं, हमारी भतीजी का भी नाम आ जाएगा इसमें, फिर फालतू में हमारी फैमिली का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कोर्ट का, आप इसको ख़त्म करवा दो। तो फिर जो है हमने उनकी प्रॉब्लम देख के फिर हमने भी अपने इन्वेस्टिगेटर को काउंसिल किया, सारी बातें करी, फिर उसको हमने विड्रॉ कराई उससे कंप्लेंट। ठीक है, सो कई बार आप फंस जाते हो ऐसी सिचुएशन में, और वो आप फंसते हो क्लाइंट की गलती से ही। क्योंकि आपको तो अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप तो ऐसी गलती नहीं करोगे, लेकिन हाँ अगर क्लाइंट ही कुछ ऐसी गलती कर दे तो राइट। तो सर इसमें ये तो एक बहुत ही रिस्क तो है ही, देखो हर काम में है, लेकिन आपके काम में थोड़ा ज़्यादा है आप कह सकते हो, या फिर आप थोड़ा अपना प्रिकॉशन ज़्यादा रखते हो। इसमें एक जो फ़ी होती है जैसे आपकी या फिर किसी भी और एजेंट की जो भी होती है, तो वो कितने, आपकी क्या फ़ी आप चार्ज करते हो? देखो हर कंपनी ना अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से फ़ी चार्ज करती है कि उनकी कितनी एक्सपर्टीज़ है। करेक्ट। ठीक है, आप जो आदमी सोचता है उसकी सर्विसेज कितनी वर्थ है, उसके हिसाब से फ़ी चार्ज करता है। अब हमें पता है कि हमें एक केस में कितनी डीप रिसर्चेस करनी है, और हमें पता होता है कि किस केस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे डॉक्टर होता है ना या एडवोकेट होता है, जब 30-30 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और इतने सारे केस वो हैंडल कर चुका होता है, ठीक है, मल्टीपल करोड़ टर्नओवर कंपनी होती है, 100 केसेस, 200 केस हर महीने बुक होते हैं आपके पास, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। आप ना मरीज़ की नब्ज़ देख के पता लगा लेते हो कि भाई इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। ठीक है, सो हम लोग ना उसके ये देख के कि इसका केस कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके हिसाब से उसको प्राइजेस कोट करते हैं। राइट, इसमें कितने नंबर ऑफ मैंडेट्स लगने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर्स लगने वाले हैं, कितनी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवर और केस की डेप्थ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है इस केस में, उसके हिसाब से प्राइजेस डिसाइड होते हैं। बट एक जैसे नॉर्मल प्री मैट्रिमोनियल केस हो गया, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन, वो 1.25 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और उसमें कितना इन डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है, किन किन सिटीज़ में इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट बढ़ती भी जाती है। ओके। तो इसमें जैसे नॉर्मल आजकल जो ब्लैकमेलिंग का बहुत, बच्चों में भी या बड़ों में भी, जो वर्किंग वुमेन है उनमें भी लगा लो, जो बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं, न्यूज़ में भी आते रहते हैं, तो ब्लैकमेलिंग को लेके केस आते हैं या किस हिसाब से आते हैं आपके? ब्लैकमेलिंग में मैं आपको बोलूँगा वी आर द पायनियर्स इन द कंट्री टू हैंडल ब्लैकमेलिंग केसेस एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी। ठीक है, मतलब जितने केसेस ब्लैकमेलिंग के आज तक हमने हैंडल किए होंगे ना, शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी, और शायद ना ही हो कोई भी कंपनी जिसने ब्लैकमेलिंग के इतने केस हैंडल किए हों, या हमसे आधे से भी कम हैंडल किए हों। ठीक है, तो इतने ब्लैकमेलिंग केस हैंडल किए हमने अभी। और ब्लैकमेलिंग के केसेस देखो,
मेल्स फीमेल्स को ब्लैकमेल करते हैं, ये तो केसेस आते ही थे। फीमेल्स मेल को ब्लैकमेल कर रही हैं, ठीक है, ये केसेस बड़े कॉमन हो गए आज के डेट में। सेक्सुअल हैरेसमेंट का वो देके, मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा के, फॉल्स रेप एलिगेशंस लगा के, ठीक है, कितने केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें वो लोग आते हैं हमारे पास कि हमारे को फीमेल्स हैरेस कर रही हैं। कोई एग्जांपल? देखो ऐसे तो हज़ारों ही एग्जांपल्स हैं जो हमने डील किए हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक फ़ीमेल हमारे पास आई, ठीक है, वो हमसे आके कहती है जी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर रहा है इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर अस, और करते हैं लड़के ब्लैकमेल, कहते हैं उसका मेरी पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, आप मेरी पिक्चर्स और वीडियोज़ उससे रिकवर करवा दो किसी भी तरीके से ताकि मुझे ब्लैकमेल ना कर पाए। हमने कहा जी ठीक है, हमने उससे जो है अपनी कंप्लेंट वगैरह उससे ड्राफ्ट करवा ली, अपने लॉयर्स को लगा के कंप्लेंट ड्राफ्ट करा के हमने पुलिस स्टेशन में दे दी, उसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। हाँ, सिर्फ कंप्लेंट के बेस पे हम उस लड़के को थाने में उठा के ले आए। अच्छा, अब थाने में हम उसके लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स, सब कुछ, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सब उठा के ले आए, उसमें उनकी पिक्चर्स मिल भी गई, ठीक है, पुलिस ने उसको थ्रैश भी किया अच्छी तरीके से। अब वो उसके बाद जो है वो, अच्छा उससे पर ना हमने लड़के की ना इन्वेस्टिगेशन करी थी, लड़के की बैकग्राउंड चेक किया था, तो लड़के के बैकग्राउंड चेक में हमने देखा बड़ा भोला सा लड़का है वो, मतलब जो है ना अपने नौकरों चाकरों का बड़ा ध्यान रखता है। जब नौकर चाकर से बात करके कहते हैं भैया बड़े अच्छे हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्होंने मेरे 50,000 रुपये 1 सेकंड में निकाल के दे दिए कि नहीं बेटा तू पहले अपनी प्रॉब्लम देख, ठीक है, वो हर चीज़ में हमारा ध्यान रखते हैं। ऑफिस में गए, ऑफिस से कलीग कहते हैं भाई बहुत अच्छे नेचर का लड़का है, ठीक है, मदर फादर की बड़ी केयर करते थे अपनी, ठीक है, हर चीज़ के बारे में ना बड़ा अच्छा लड़का था, हमें हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था। फिर भी लेकिन ब्लैकमेलिंग तो ब्लैकमेलिंग ही है, ठीक है, अब अच्छा है तो भी आपको डील करना ही है ना ब्लैकमेलिंग से। तो जब उसके वो निकाले उसके उससे सारी पिक्चर्स वगैरह छिड़कियाँ मिल भी गई उसकी, ठीक है। सो अब जो है ना मिल गई तो पुलिस ने उसको थ्रैश व्रैश किया। तब उसने रियल स्टोरी बताई, उसने बताया कि सर, रोते रोते बताया उसने कि सर मैं इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, ठीक है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है बड़े टाइम से। ये जो है ना, ये है रॉग लड़की, ये एंग्री रहती है हमेशा, इससे ना गुस्सा हमेशा इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है, ये हर किसी से लड़ती रहती है, आप चाहो इसके बारे में चेक कर लो, ठीक है, हर किसी से लड़ती रहती है, इसे किसी से नहीं बनती, ना अपनी फ्रेंड से बनती, ना इसके अपने माँ बाप से बनती, ना इसकी अपनी फ्रेंड से बनती, ना इसके अपने ऑफिस से कलीग से बनती, ठीक है, हर किसी से लड़ती रहती है, ठीक है। और क्या है कि इसने जो है ना, ये मेरे को इतने टाइम से ये कह रही है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, ठीक है, कहते हैं कि मेरे माँ बाप का मैं अकेला सहारा हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँगा अपने माँ बाप को, क्या कहते हैं तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मैंने इससे बोल दिया मुझे तेरे शादी नहीं करनी, ठीक है, तो कहती है मैं तुम्हारे रेप एलिगेशन डाल दूंगी, और तुम्हें शादी नहीं करोगे, मैं बोल दूंगी जी तुमने अंडर द फॉल्स प्रोटेक्स्ट ऑफ मैरिज, ठीक है, तुमने मुझसे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए, ठीक है, तो कहती है कि मैं तुम्हारे पर वो एलिगेशन डाल दूंगी। अब मैं डर गया उससे, मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोल दिया अगर तू मेरे अगेंस्ट ऐसा करेगी तो मैं भी तेरे वीडियोज़ पोस्ट कर दूंगा फिर, ठीक है। तो इसने बस इसके दिमाग में वीडियोज़ आ गया, इसको जो है ना ये चाहती है कि ये ब्लैकमेल ना हो, मैं ब्लैकमेल होता रहूँ, ठीक है, चाहती है कि मेरे वीडियोस तो निकल जाएं इसके पास से, ठीक है, और ये मुझे ब्लैकमेल ना कर पाए, ठीक है, और मैं जो है वो मुझे ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करती रहे फॉल्स सेक्सुअल एलिगेशन के केस में, राइट। ठीक है। तो डिस्कवरीज कितनी सारी हो जाती हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे उस लड़की को बुलाया पुलिस ने, वुमेन जो कांस्टेबल्स वगैरह थी उनके साथ बिठाया, उससे आमना सामना कराया, ठीक है, तो शी एडमिटेड ऑल्सो कि यही बात है, ठीक है, पुलिस के सामने कोई झूठ नहीं बोल पाता ना, ठीक है, तब वहाँ पे उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कराया बिठा के। तो एक बात बताओ, जैसे दोनों साइड से गलती थी, लड़की भी ब्लैकमेल कर रही थी, लड़का भी, लेकिन अगर लड़का केस करता इस बात का कि ये लड़की मेरे को ऐसे ऐसे ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे से शादी कर वरना मैं केस लगा दूंगी, और इतने सालों से वो साथ में दोनों मर्जी से, लेकिन उसके बावजूद अगर लड़की ऐसे बोल देती कि ये तो मेरा इतने सालों से रेप कर रहा था टाइप से ना, और उस पर केस लगा देती, तो वो केस लगता, माना जाता। मैं आपको देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने अभी एक केस किया, ठीक है, उसमें एक आदमी की जो सेक्रेटरी थी, ठीक है, उसके साथ उसका अफेयर हो गया। अब अफेयर होने के बाद उसने जो है उसके वीडियोस बना लिए, उसकी सेक्रेटरी ने उसके हस्बैंड ने मिलकर उसके वीडियोस बना लिए, ठीक है। अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उस आदमी को कि हम जो है तेरे अगेंस्ट केस लगा देंगे और तेरी फैमिली में बता देंगे, मैरिड आदमी था, ठीक है, कि तू जो है तूने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए, दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए थे, उसको वो करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसने पैसे दे भी दिए फिर, लेकिन उसने कहा कि ये तो कभी रुकेंगे ही नहीं, मेरी ज़िंदगी सारी तबाह कर देंगे। तब वो हमारे पास आया, तो हमने उस आदमी से एक कंप्लेंट फाइल करा दी पुलिस में कि ये मेरे से इस तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहा है, मेरे से इतने पैसे ले चुके हैं,
ठीक है, और ये मेरे से इतने पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हमने उनके सारे वीडियोग्राफी, उसने पहले कोई एविडेंस नहीं था उसके पास, हमने सारी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कराई, ठीक है, सारे व्हाट्सएप की चैट संभलवाई, व्हाट्सएप पे ज़्यादा कम्युनिकेट कराया, सारे एविडेंसेस उसके साथ लगाए कि हाँ वो एक्सटॉर्शन हो रहा है उसके साथ। हमने पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट फाइल करवा दी, ठीक है। अब कंप्लेंट के बेस पे उनको उठा के लाए। वाइफ आके कहती है मैं इसने तो मेरा रेप किया, मैं इसका रेप का चार्ज डालूंगी, ठीक है। हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ का इसने रेप किया, इसने मेरी पूरी मैरिटल लाइफ ख़राब कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो पुलिस ने पता उनको क्या बोला? पुलिस ने बोला कि तुम्हारी वाइफ का रेप किया, इसके पैसे मांगोगे तुम पुलिस के पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा रेप हुआ है ना, तुम्हें पहले आना चाहिए था ना, तुम उसके अंदर पैसे कैसे मांग रहे हो रेप कराने के? ठीक है, रेप कराने की फ़ी है क्या ये? ठीक है, तो फिर चुप हो गए। और उनकी कंप्लेंट पहले आई हुई है एक्सटॉर्शन की, तुम भी अंदर जाओगे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अंदर जाएगा, ठीक है। सो और इसमें जो है ना क्या होता है, अगर आप किसी भी तरीके से, इवन इफ अ गर्ल इज ब्लैकमेलिंग, क्योंकि मैं फॉल्स सेक्सुअल एलिगेशन आपके ऊपर लगा दूंगी, स्टिल यू शुड नॉट बी बॉदर्ड, ठीक है। आपको ब्लैकमेल नहीं होना है, बस आपको जो है फिर भी ओपनली जाके पुलिस को रिपोर्ट करना है कि दिस इज हाउ आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड आफ्टर कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ द सेम। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का किसी भी तरह, उससे आपको एटलीस्ट मैं कहता हूँ वर्स्ट सिनेरियो ले लो कि आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन आपकी बेल फिर बड़ी जल्दी हो जाएगी। ओके, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर जो यूथ जैसे यंग बच्चे होते हैं, किसी को पता नहीं हो, तो ब्लैकमेल कभी, क्योंकि करने वाले होते हैं सर, देखो हर तरह के लोग होते हैं ना, किसी भी छोटी सी बात पे मैं तेरी ये वीडियो दिखा दूंगा, ये पोस्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। कभी कोई ऐसी, पहली बात तो ऐसी गलती करो ही मत कि तुम इस हद तक आओ। अगर कभी गलती से कोई चीज़ ऐसी हो भी जाए तो ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। कोई भी गलती हो गई, या तो अपने माँ बाप को, अपने बड़े भाई बहन, या फिर पुलिस कंप्लेंट करो, जो भी करो, या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो। जैसे हम हैं प्रोफेशनल्स, किसी लॉयर में कन्फाइड करते हो उसकी हेल्प ले लो, जिस पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो उसकी हेल्प लो, बट अंदर ही अंदर जो है ना अपने अंदर मत रखो उस बात को, बिकॉज कितने सारे केस में ऐसे देखे इसमें लोगों ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ ब्लैकमेलिंग। तो ये गलत स्टेप तो कभी उठाना ही नहीं चाहिए। यस, एग्जैक्टली। बहुत सही एक ये मैसेज गया है इसके थ्रू। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, या हमें भी अभी नई नई चीज़ें पता चल रही है, काफ़ी चीज़ें जैसी थी। सर आपने एक ब्लैक मैजिक की भी बात करी है ना, उसके थ्रू आप मानते हो वैसे ब्लैक मैजिक में? देखो, मैं जो है ना पर्सनली ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करता, ठीक है, लेकिन इंस्टेंसेस जब हमारे सामने आते हैं और जब हम लोगों की बातें सुनते हैं और जब हमने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस भी किया उन चीज़ों को देख के, तो ऐसा लगता है इस चीज़ें नॉन साइंटिफिक है, ठीक है। तो उससे हमारे को ये थोड़ा बिलीव होता है कि शायद ये ऐसी चीज़ होती होगी, राइट। सो और मैं आपको बताऊं, ब्लैक मैजिक एक ऐसा जो है कि इतने इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं, इतने इंटरेस्टिंग केसेस हैंडल किए हमने दोनों साइड के, जहाँ पे ब्लैक मैजिक नकली था और लोगों को बेवकूफ़ बनाया था ब्लैक मैजिक के नाम पे, और ऐसे भी केसेस जहाँ पे एक्चुअली में ब्लैक मैजिक लोगों के ऊपर हो रहा था एंड दे वर एक्चुअली द विक्टिम्स। वो ब्लैक मैजिक अपने आप में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बेस से एक पूरा ब्लैक मैजिक के ऊपर ही पॉडकास्ट हो सकता है। मतलब इट इज़ समथिंग दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड वी हैव सो मेनी केस स्टडीज पर्टेनिंग टू ब्लैक मैजिक। मैं खुद पर्सनली इस चीज़ में कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल नहीं मानता था कि ब्लैक मैजिक कोई चीज़ होती है, लेकिन किसी एक बहुत खास दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ, उसने स्टोरीज़ बताई। अब मेरे को पता है ये बंदा झूठ तो बोलेगा नहीं, तो जब तुम ये मैंने फिर ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि जब तुम्हारे साथ होती है ना, जिसके साथ हो रही है उसी को समझ में आता है। yes. या फिर उसके जब खास जो लोग होते हैं उनको समझ में आता है। बाकी लोगों को शायद ये ऐसे लगता है कि ये पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं पता, इसको नींद में कुछ देख लिया होगा, ये हो गया होगा, पर जिसके साथ हो रही होती है वही होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ के बारे में हम कभी आपके साथ थोड़ा सा आपका कभी फ्यूचर में और टाइम चाहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ब्लैक मैजिक के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। यू आर वेलकम। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट में।